हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 6 में आज हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो तैयार किए हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस पूरी वीडियो में आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ सीखेंगे। वास्तव में मित्रों, जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसका। लगभग प्रत्येक कंपटीशन में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसीलिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को सीखना, जानना हर विद्यार्थी चाहता है। थोड़ा टिपिकल है, इस कारण से हम इसको बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु या ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ जाता है तो या धन विद्युतीय अवयव या हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको बताया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ जाना या ऋण विद्युतीय अवयव का जुड़ जाना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय अवयव का बाहर निकलना। ध्यान रखेंगे, दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होंगी। ऋण आदि विद्युतीय अवयव जुड़ेगा या धन विद्युतीय अवयव बाहर निकलेगा, तो दोनों ही अवस्थाओं में ऑक्सीकरण होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ जा रहा है और कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, इसलिए यह ऑक्सीकरण क्रिया है। जो रासायनिक अभिक्रिया की उदाहरण मैंने अभी लिया वह प्राचीन परिभाषा है। आधुनिक परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ली जाती है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैसे देखेंगे एग्जांपल के तौर पर। एल्यूमिनियम से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यह Al+3 में बदल जाता है और इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन, ये क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यह क्लोरीन परमाणु में बदल जाता है, क्लोरीन अणु बना लेता है। ये आयन है, ये मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट है और ये आयन है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं आयन बन रहा है, कहीं एलिमेंट बन रहा है, कहीं मॉलिक्यूल बन रहा है, कहीं आयन बन रहा है। तो मित्रों, आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी भी मेटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से जितने मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे और कैटायन बनाएंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वे क्या करते हैं, वे आयनिक फॉर्म में जब होंगे तब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। जब वो आयनिक फॉर्म में होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल जाते हैं और इस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया को करते हैं। थोड़ा बैक हो लेते हैं। यहाँ पर
कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO। अगर हम यहाँ पर कॉपर को ध्यान में रखें तो यहाँ पर कॉपर एक उदासीन तत्व है, यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ से जब ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ पर +2 चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, अर्थात यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यह त्याग करके देता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ +2 बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यह त्याग रहा है। इस प्रकार यह अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अभी आपने जो एग्जाम्पल यहाँ देखा, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया, और इसी कारण से इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक और थोड़ी सी बात, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, Cu+O2। जिन्होंने हमारे इसके 5वें वीडियो को देखा होगा वो जान गए होंगे कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया का और उदाहरण है। जान गए? तो बताइए। सही उत्तर है एडिशन रिएक्शन। इसमें एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण क्रिया भी हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन, इसको हम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु या धन विद्युतीय अवयव का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु या ऋण विद्युतीय अवयव का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। वास्तव में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। एक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो दूसरे में ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन कहते हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन को ध्यान में रखें और इसका एग्जाम्पल देखें तो लिखा हुआ है 2CuO + H2 gives Cu+H2O, अर्थात कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और जल बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन को त्याग रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। हमें यहाँ पर इस परिभाषा में ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन H2 को अगर हम H2O बना रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, यानी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ H2 से H2O बन रहा है, यानी यह ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से जाकर जुड़ रहा है। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो लगता है कि भाई यहाँ तो H2 जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना हो गया, तो H2 से H2O का बनना यह भी तो अपचयन है। तो क्या Cu से CuO से Cu का बनना ये क्या है? क्या एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के ऑक्सीकरण क्रियाएं हो रही हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एक रासायनिक अभिक्रिया में एक ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होता है। CuO + H2 से हम क्या समझेंगे, यहाँ CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। यहाँ CuO का Cu में अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। इस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन को प्रदर्शित करता है। यही ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने के कारण से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। थोड़ा बैक हो लीजिए।
आइए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की परिभाषा इसमें देखें तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और दूसरी जो अभी हम रासायनिक प्रक्रिया देख रहे थे कि यह अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन है, देख रहे हैं यहाँ पर Cu+2 यानी Q+ आयन जब इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाते हैं तो कॉपर में बदल जाता है। कॉपर एक उदासीन तत्व है, यहाँ पर ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर +2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो ये अपचयन है। यहाँ क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन आपस में लेता है, ये क्या है, आणविक फॉर्म में है, अणु है। क्लोरीन का एक अणु जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ हो सकती हैं? तो उत्तर होगा हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक में हो सकती है और अगर ये दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जब जिंक ऑक्साइड पर कार्बन की क्रिया कराई जाती है, यानी जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, कार्बन कहाँ मिलेगा? अरे कोयले का चूर्ण ले लीजिए भाई, मिल जाएगा। जिंक ऑक्साइड और कार्बन को लेकर गर्म करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है और जिंक बन रहा है। इस प्रकार जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की प्रक्रिया क्या है? ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो यहाँ पर यह ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलना ऑक्सीकरण है, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना ये अपचयन है। अब किसका अपचयन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। क्या प्रश्न बोलेंगे? जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। इस प्रकार यहाँ जो जिंक ऑक्साइड है वह एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। जिंक ऑक्साइड क्या है? पदार्थ ऑक्सीकारक है। यहाँ जरा समझना पड़ेगा आपको। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। जिंक ऑक्साइड यहाँ क्या है? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। नाम थोड़ा बदलेंगे। वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है और जिस पदार्थ का अपचयन हो जाता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक और अपचायक को भी हमको यहाँ समझना पड़ेगा। इस रासायनिक प्रक्रिया में कार्बन एक अपचायक पदार्थ है तो जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब बात कर लेते हैं दूसरी रासायनिक प्रक्रिया की, थोड़ा टिपिकल है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैंगनीज डाइक्लोराइड क्लोरीन और H2O बनती है। इस रासायनिक प्रक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? अब आप बताएंगे। देखिए MnO2 ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, MnCl2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। यानी MnO2 ऑक्सीजन को त्याग कर
MnCl2 बनाता है। इस प्रकार MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है और HCl क्लोरीन को निकाल दे रहा है। यहां देखिए, यहां Cl पर माइनस चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर जाइए, Cl पर माइनस चार्ज है। यहां पर एक H है, 4 H है, 4 Cl है। यहाँ हाइड्रोजन पर +4 आवेश, क्लोरीन पर -4 आवेश, और ये दो यहाँ चले गए परमाणु, इसके 2 परमाणु क्लोरीन का यहाँ है और 2 परमाणु यहाँ आ गया। अब हाइड्रोजन क्लोराइड से यह क्लोरीन में बदल रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन का बदलना, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग कर यह क्लोरीन बना रहा है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बैक में चले जाइए। इलेक्ट्रॉन जोड़ना अपचयन है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या है? क्या भाई? ऑक्सीकरण है। इस प्रकार से HCl का Cl2 में क्या हो रहा है? HCl का क्या हो रहा है भाई? Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। सीधा सीधा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को त्यागना अपचयन है, तो हम सीधे इसको कह सकते हैं कि Mn बदल गया भाई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को ध्यान में रखें तो देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पर -2 होता है, 2 परमाणु होने तो यहाँ पर -4 आवेश हो जाएगा। Mn पर कितने आवेश हो गए? -4। अब यहां आ गया, जब ये -4 आवेश वाला यहां आ गया तो Cl पर -1 आवेश है, तो 2 परमाणु, तो -2 चार्ज आ गया, तो Mn पर +2 चार्ज होगा। अब यहां +4 से +2 हो रहा है, +4 से +2 हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? देखिए क्या है? क्या है भाई? अपचयन। तो क्या हो रहा है? MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार भी क्लियर हो गया, पुराने परिभाषा के अनुसार भी क्लियर हो गया, और दूसरी क्रिया भी अब क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार कि HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया को, यहाँ तो हम थोड़ा सैंपल ले पाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे बुक में दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमारे नंबर पे आप टेलीफोन कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9721197187 9721197187। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। क्या है? अधिकांश रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। जिन पदार्थों की सहायता से ऑक्सीकरण होता है उन्हें ऑक्सीकारक या उपचायक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ हैं: ऑक्सीजन, O2, ओजोन, O3, क्लोरीन, Cl2, ब्रोमीन, Br2, आयोडीन, I2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सभी लेटर कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे SO2 में, नाइट्रस अम्ल HNO2, यहाँ भी सब कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। इस प्रकार से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है
उन्हें अपचायक पदार्थ कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। SO2 में भी ऑक्सीजन को कुछ लोग स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स लिखना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। SO2, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रकार के एजेंट का काम करते हैं, जैसे ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2। इस प्रकार ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों प्रकार के एजेंट का काम करते हैं। दैनिक जीवन में हमने यहाँ एक फैक्ट और भी लिया है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ती हैं क्रियाएं। मित्रों, अभी हमने इसमें कम ही एग्जाम्पल लिए हैं, आप और अधिक एग्जाम्पल लेकर के किताब में पढ़ सकते हैं। ये तो हमको समझाने का एक तरीका है, कैसे हम ऑक्सीडेशन को समझ जाएं, कैसे हम अपचयन को समझ जाएं, कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ जाएं। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैसे श्वसन, दहन, संक्षारण, विकृत गंधिता इत्यादि। श्वसन, हम नित्य श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन नहीं करें तो जीवन नहीं चलेगा। दहन माने होता है ऊष्मा का निकलना, किसी पदार्थ को जलाने से ऊष्मा का निकलना दहन कहलाता है। संक्षारण, विकृत गंधिता, आगे हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ये सब ऑक्सीकरण का उदाहरण है और ऑक्सीकरण के प्रभाव से धातुएं तथा खाद्य सामग्री भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। मन में प्रश्न आता है कि हमारे घर में लोहे की कोई वस्तु रखी थी, लोहे का एक छड़ घर में रखा था, धीरे धीरे पानी लगा और वो पानी लगते 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 लोहा धीरे धीरे गलने लगा और वो चूड़ बन करके धीरे धीरे नष्ट हो गया। ये क्या है? वास्तव में यह क्रिया संक्षारण का उदाहरण है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है, तब धीरे धीरे वह नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का परत बन जाना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। आइए हम लोग जंग लगने के रासायनिक अभिक्रिया को एक बार देखते हैं। 4Fe + 3O2 + XH2O। XH2O का मतलब यहाँ पर है H2O, हम काउंट नहीं कर पाते कितनी मात्रा में लग रहा है, कहीं नमी ज्यादा होगी, कहीं नमी कम होगी, कहीं वस्तु पानी में ही लोहा रखा रहेगा। तो इसलिए XH2O gives 2Fe2O3 into XH2O। 2Fe2O3, ये Fe2O3 into XH2O, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 into XH2O। 2 तो यहाँ बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे, पिछली वीडियो में हमने बैलेंसिंग बताया था आपको। कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, इसके लिए वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बताया है। अगर नहीं देखा हो तो आपसे देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत आवश्यक है, और कैसे होगा ये वीडियो नंबर 2 में मिलेगा आपको। तो 4Fe यानी लोहा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है और इसमें XH2O यानी नमी लग जाती है, नमी की उपस्थिति में यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3 यानी हेमेटाइट। ये हेमेटाइट का फार्मूला है Fe2O3, ऑक्सीजन लोहे का क्या है ये Fe2O3, Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट क्या है ये? अयस्क है भाई लोहे का। तो ये लोहे का अयस्क है, अपने अयस्क में परिवर्तित होता है Fe2O3 into XH2O और ये बदल जाता है जंग में। संक्षारण से हानि क्या है? लॉसेस फ्रॉम कोरोजन। संक्षारण के कारण आपने देखा होगा
कहीं पुलिस लाइंस में, थाने में, तमाम प्रकार की गाड़ियां जो कलेक्ट होती हैं वो रखे 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 सड़ जाती हैं। कैसे? लोहे में जंग लगने के कारण। कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु से बनी वस्तुएं, मकान की छत में लगा सरिया, आगे मकान में छत लगा होगा, ऊपर थोड़ा बहुत सरिया निकला होगा, उस पर कैसे बचाएंगे उसको? या तो उसको पेंट कर दीजिएगा, नहीं तो उस पर टेप लपेट दीजिएगा। यदि आप नहीं लपेटेंगे धीरे धीरे उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो जंग लगकर खत्म हो जाएगा। तो इससे बहुत अधिक हानि होती है। इस हानि से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाव करने के लिए धातुओं में पेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा सकते हैं और गैल्वेनीकरण कर सकते हैं। गैल्वेनीकरण क्या है? आगे धातु और अधातु चैप्टर है, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। गैल्वेनीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। कैसे? हम अगले चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे। हमारा इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें इसके बारे में विस्तार से वर्णन होगा। एक हेडिंग है विकृत गंधिता, अभी हम पढ़ रहे थे। विकृत गंधिता क्या है? रेंसिडिटी। सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना एक विशिष्ट स्वाद होता है, उसकी विशेष गंध भी होती है। यह विशेष स्वाद या गंध अथवा दोनों में अगर परिवर्तन आने लगे तो इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए शब्द है विकृत माने बदल जाना, गंधिता माने गंध, गंध या स्वाद का बदल जाना विकृत गंधिता है। यह प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कैसे? घरों में हम भोजन पका कर रख देते हैं, जैसे दाल है, रोटी है, चावल है, इनका गंध और स्वाद बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं। 28 डिग्री टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर होने लगता है वायुमंडल का, तो सूक्ष्म जीवों के पनपने का वह बहुत ही अच्छा वातावरण होता है। इसी कारण से तमाम प्रकार के वायरल फीवर, तमाम प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तमाम प्रकार के फंगल इन्फेक्शन इस समय हो रहा है ना, कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। 28 से टेम्परेचर ज्यादा 38 तक है, तो अभी 40 डिग्री टेम्परेचर तक रहेगा। 42-43 जब टेम्परेचर होने लगेगा, 45 होने लगेगा, तो अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि तब वो अच्छे तरीके से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से दाल, रोटी, चावल आदि का गंध या स्वाद बदल जाना, ये विकृत गंधिता का उदाहरण है। कैसे बचाव करें इसका? सम मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेंसिडिटी। विकृत गंधिता से बचाव के कुछ उपाय। कैसे बचाव करेंगे? तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला दिए जाते हैं। पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं। जो व्यापारिक स्तर पर जो सामान बिकते हैं, ऐसे सभी खाद्य पदार्थों में कुछ न कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं। ये दो प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। समझ में आ रही है ना आप लोगों के? सब आपके कोर्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है, साथ ही साथ दैनिक जीवन से संबंधित है, तो हम सबको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करने वाले एजेंट हैं। ये ऑक्सीकरण को रोकने के लिए या विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वायुरोधी पात्रों में रख दिया जाता है। इससे ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती और ऑक्सीकरण क्रिया रुक जाती है। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। हर परिस्थिति में संभव नहीं है, कभी कभी संभव है। भाई डिब्बे में बंद करके तो हम घर में तमाम सामग्री रखते हैं, क्या टिफिन में पैक करके भोजन रख दिया जाए तो कुछ समय तक सुरक्षित रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसके जो सामान हम उसमें रखे होंगे उसके ऊपर भी कुछ मात्रा में वायु होगी। वो जो वायु होगी उसमें ऑक्सीजन होगा, उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो विकृत गंधी हो ही जाएगा। इसीलिए जब हम टिफिन लेकर के भोजन करने के लिए स्कूल में आते हैं
तो मित्रों, अगर हम समय से भोजन नहीं कर लिए और गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो वह शाम तक घर लौटने तक वह सामान खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत जो स्पेस होती है भोजन रखते समय, उसके ढक्कन लगाते समय, उसी स्पेस में जो ऑक्सीजन होती है वो उतने से ही ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और हमारा भोजन खराब हो जाता है। चिप्स की कंपनियों को देखिए, जो चिप्स बनती है उसके पैकेट खूब बड़े बड़े होते हैं, उसमें गैस भरी रहती है और उसमें चिप्स रहता है बहुत थोड़ा। ऐसा क्यों किया जाता है? उसमें ऑक्सीजन गैस को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे ऑक्सीकरण की क्रिया कम हो जाए और वह पदार्थ विकृत गंदी होने से बच जाता है। कम तापमान पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया मंद पड़ जाती है। तापमान कम होगा यानी ठंडक बहुत होगी, टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा तो ऑक्सीकरण की क्रिया मंद पड़ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए खाद्य सामग्री को फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन फ्रिज एक अच्छा उपाय नहीं है। फ्रिज में रखे हुए भोजन को दोबारा गर्म करके खाना पड़ता है, और अगर हम गर्म करके भोजन करेंगे, बार बार तेली पदार्थ को गर्म करके खाएंगे तो उसमें भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए कुछ समय के लिए तो हम एक बार उसको रख सकते हैं। ऐसे पदार्थ को ही केवल फ्रिज में रखा जाए जिसको गर्म करने की आवश्यकता न हो। अगर भोजन को गर्म करके खाना है तो ऐसे पदार्थों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आज अध्ययन किया है। हम लोगों ने ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में भी पढ़ा है, और दैनिक जीवन में हमारे क्या नुकसान हो सकता है, क्या हानियां हो सकती हैं, क्या लाभ हो सकते हैं। आशा है आप सभी को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, और अगर हमारे वीडियो को ठीक प्रकार से आपने समझ लिया है तो कृपया अपने मित्रों को भी तो समझाएं, इसे मित्रों को भी दें, और हमारे जो पुराने वीडियोज हैं उसको भी देखिए। आने वाले समय में हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, टिप्स के वीडियोज आपको डालने वाले हैं। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में छोटे छोटे वीडियोज देंगे आपको। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो होगा अम्ल, क्षार और लवण पर। अगला चैप्टर आपका अम्ल, क्षार और लवण है, जो कक्षा 10 के लिए भी उपयोगी है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी उपयोगी है। तो उसका वेट करिए, और इसी के साथ आज क्लास ओवर करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।